और डिस्प्ले को जो है हम कैप्चर कर देते हैं और इसको मिनिमाइज करते हैं इसको और इसको जो है ना आकर वालेकुम अस्सलाम फाइल एक्सप्लोरर और कल का काम ज़रा चेक करवाएंगे क्या किया था हमने। हाँ रिस्पॉन्सिव, हाँ जी क्या ख्याल है रिस्पॉन्सिव के बारे में, हुआ कि नहीं हो गया? हाँ दिखाएं। ये क्या है? फर्स्ट पेज ऐसे ये आईफोन XR पे मैंने की थी। तो उधर ही जाइए नेक्स्ट वाला। मैंने स्पेस साइड पे बदल क्यों आ रही है? ये स्पेस साइड पे आपकी आ रही है आपकी इस वजह की, इसकी वजह से इसको आप ख़त्म करें यहाँ से। ठीक है बटन जो गेट हाँ उसको सेट दें, पोजीशन एब्सोल्यूट दें और उसके अकॉर्डिंग सेट करें, वैसे आपकी रिस्पॉन्सिव है लेकिन ये जो है इसकी वजह से स्क्रॉल बार आ रही है। ठीक है हाँ जी चलिए आगे जी। फुटर रिस्पॉन्सिव करना तो ज़्यादा आसान है, फ्लेक्स डायरेक्शन उसको भी फ्लेक्स रैप ही करना है उसको भी। वो लास्ट वाली शो ही नहीं हो रही। ये वाली ओवरफ्लो हिडन किया हुआ है आपने, इसको आप जाके डीप जहाँ पे फ्लेक्स किया हुआ ना उस फ्लेक्स को मीडिया क्यूडी में जाके फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं। ठीक है जी समाविया। साइडों से जो पैडिंग दी हुई है ना ये वो है, आप देखो ना आप इसके ऊपर होवर करो और इसको अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोला हुआ है यहाँ पे। मैम वो इसका जो उस पर है ना ये देखो ये ऑरेंज कलर आ रहा है साइड्स पे और ये पैडिंग का होता है, आपने पैडिंग दी हुई है इसको, इस वजह से यहाँ पे शो हो रहा है पैडिंग रिमूव। बाकी ये गेट बटन की वजह से आ रहा है आपका, ये आपका मार्जिन है। गेट बटन के पेरेंट को रिलेटिव करें और उसको पेरेंट के अकॉर्डिंग मूव करवाएं, राइट से 0। बस फुटर जहाँ पे भी आपका फुटर है ना, जहाँ पे आपने फुटर को डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है आप मीडिया क्यूरी में जाकर उसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दें, किया फ्लेक्स टैप कर दें उसको यहाँ। हाँ जी आयशा आपका काम जी ईमान क्यों आगे से क्यों नहीं हुई हैं? ये कल आप लोगों को शायद हमने कोई नया काम नहीं किया था इसी वजह से कि आप लोग ये जो है ना ये काम पूरा कर लें, लेकिन आप लोगों ने दोबारा भी नहीं किया इसको हैं क्या? हाँ बस ठीक है, काम नहीं ना हुआ आपका भी तो नहीं हुआ ना। हाँ तो एक तो आपने छुट्टी की है और अगले दिन आपने काम भी नहीं किया हुआ, तो इस बात पे आपको क्या होगा हैं? लेकिन नेट तो चल रहा था ना। मैंने आप वो करते हैं ऐड हुआ था आपने देखा। अच्छा तो जी आगे आप क्या नाम है आपको? हो गया आपका? क्यों? हाँ अच्छा आपका क्यों? ठीक है अब जो है ना अगर मैंने आप लोगों को बाहर भेज दिया ना तो फिर आपको पता है कि वो जो जुर्माना है ना वो ना ही शुरू हो काम तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है
तो ये आज लास्ट वार्निंग समझ लें आप इसकी कि आप लोगों को छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को जो है ना वो जुर्माने के बगैर तो माफ़ नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये आज हम इसको वाइंड अप करते हैं। आप लोग इसको रिस्पॉन्सिवनेस की जो चीज़ें हैं उसको आप खुद करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे एक नया मैं टेम्पलेट दूंगी आप लोगों को। वो टेम्पलेट आपने बनाना है और उसको रिस्पॉन्सिव करना है, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट। मैं एक फोल्डर बना लेती हूँ जावास्क्रिप्ट के नाम से। मैं इसको ज़रा बंद करती हूँ। और जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि वो HTML और CSS थी जिसको आपने थोड़ा बहुत किया, कभी ना भी किया तो फिर भी काम चल गया, ठीक है। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट है, और एक तरह से आप ये कह लें कि आपकी जो पूरा वेब डेवलपमेंट है उसकी जो मेन चीज़ है वो ये जावास्क्रिप्ट है। आप किसी भी जगह पे फ्रंट एंड के इंटरव्यू के लिए जाएं, बैक एंड के इंटरव्यू के लिए जाएं, या फुल स्टैक डेवलपर के तौर पर किसी भी जगह पे इंटरव्यू देने जाएं, तो वो सबसे पहले जो आपसे सवाल किया जाता है वो जावास्क्रिप्ट से ही रिलेटेड है। अगर आप ये कहें कि हमें HTML बहुत अच्छी आती है, हमें CSS बहुत अच्छी आती है, और हम जावास्क्रिप्ट ना भी करें तो हमारा काम चल जाएगा, तो ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो बंदा आपका इंटरव्यू लेता है ना वो खुद एक एम्प्लॉय होता है, मतलब वो खुद काम कर रहा होता है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पहले आपसे HTML के क्वेश्चन पूछे, उसके बाद आपसे CSS के पूछे, फिर कहीं जाके जावास्क्रिप्ट पे आए। वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि HTML और CSS इंतहाई आसान चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग एज अ बिगनर, आपको कुछ नहीं पता था वेब डेवलपमेंट का, लेकिन अभी आप लोग इस काबिल हैं कि आप पूरी वेबसाइट बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। HTML CSS ऐसी ही है, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता, वो लैपटॉप पकड़े कोई 2 दिन भी लगाए तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो पूरी वेबसाइट अपनी बना सकता है। लेकिन मसला आता है मेन जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ जो बंदा इंटरव्यू आपका ले रहा होता है उसको पता होता है कि कोई भी कल का बच्चा भी जो है वो HTML CSS आराम से कर लेगा, उसको आती है। लेकिन अगर वो पूछता आपसे सबसे पहले चीज़ है जावास्क्रिप्ट की, वो इसलिए कि उसका टाइम ना वेस्ट हो। तो वो पहला सवाल ही आपसे जावास्क्रिप्ट का करता है, अगले बंदे को आता नहीं है, वहीं पे इंटरव्यू खत्म। सही है। तो ये इस तरह से किया जाता है। तो आप लोग जो हैं, क्योंकि आजकल तो HTML CSS की बिल्कुल भी आप ये कह दें कि कोई अगर आपको HTML CSS आती है तो आपको कोई जॉब नहीं देगा, ठीक है, जब तक आपको उसके साथ जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट नहीं आती। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी जो हमने की हैं। अगर हमने आपको कोर्स का कहा हुआ है कि हम आपको मर्ज स्टैक करवाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या है, रिएक्ट है, नोड है, एक्सप्रेस है और मोंगोडीबी, 4 लैंग्वेजेस है। लेकिन हम आपको साथ 3 लैंग्वेजेस एक्स्ट्रा करवा रहे हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये बेस है, ठीक है। अगर हम आपकी बेस सेट नहीं करेंगे तो आप जो एडवांस लेवल की चीज़ें, मर्ज स्टैक आपको नहीं आएगा वो, सही है। तो आप ज़रा इसको अब थोड़ा सा, आप लोग बहुत बिजी हैं नो डाउट इसमें कि आप लोग कॉलेजेस में जाते हैं, आप लोग जॉब्स कर रहे हैं, साथ आप लोग वीकडेज में बहुत बिजी होते हैं, लेकिन आप लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके 6 मंथ जो है वो वेस्ट ही होंगे, ठीक है। एंड ऑफ द डे बहुत दुख होगा आप लोगों को कि हमने 6 महीने जो है ना वो अपने ज़ाया किए हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग हमें भी ब्लेम करेंगे कि हमारी टीचर ने जो है वो हमें अच्छा कोर्स नहीं करवाया, ठीक है। तो एंड पे जाकर ना खुद परेशान हो, ना अगले बंदे की जो है आप लोग वो मतलब करें कि हमें नहीं अच्छा करवाया गया, तो आप लोग उसको साथ साथ ले कर चलें, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने कुछ असाइनमेंट्स दी, कुछ असाइनमेंट्स नहीं सबमिट करवाई, हमने आप लोगों को कोई खास उसका एक्शन नहीं लिया कि चले कोई बात नहीं। लेकिन अब अगर आप लोग ये काम करेंगे कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की चीज़ें नहीं आती, आप लोग प्रॉपर उसके नोट्स बनाएं, साथ साथ लेकर चलें चीज़ों को। आप लोगों से मैं किसी भी वक्त, किसी भी दिन, कोई भी हम लोग छोटा सा सेशन रख सकते हैं कि जिसमें हम लोग आधा घंटा 15 मिनट के लिए इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो अगर आपको तब कुछ नहीं आएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने मेरे से जो चीज़ें सीखनी है ना, वो चीज़ें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती हैं। आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं आप लोगों को बिगनर टू एडवांस लेवल की चीज़ें करवा दूँगी, वो चीज़ें जो हम लोग खुद अभी सॉफ्टवेयर हाउसेज में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स इसी तरह से रहा कि आप लोगों से बेसिक चीज़ें ही कवर नहीं हो रही, तो फिर हम भी आप लोगों को एडवांस चीज़ें बता कर डराएंगे नहीं, हम भी आपको बेसिक थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता के कोर्स ख़त्म कर देंगे, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग किस तरह से उसको लेकर के हैं। आप लोगों की हमें पता है कि वीकडेज में बहुत सारी मसरूफियात हैं, आप लोग नहीं काम मतलब वो कर सकते, लेकिन फिर भी करेंगे क्योंकि हम लोग खुद इस फेज से गुजरे हुए हैं। खुद हमने एक टाइम में 3 3 मतलब काम किए हुए, सुबह टाइम यूनिवर्सिटी, सेकंड टाइम यहाँ पे, इसके बाद ऑफिस, और ऑफिस से आकर खुद लर्निंग कर कर के नई नई चीज़ें सीख सीख के इस लेवल पे पहुँचे हैं। ठीक है, तो अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं टाइम नहीं निकाल सकता, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब हमसे ज़्यादा जैसे हम लोगों ने स्ट्रगल किया आप लोग इतनी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग एक टाइम पे या ऑफिस हैं या कॉलेज हैं या ये काम है आप लोगों का। ने एक टाइम पे तकरीबन मैंने खुद एक टाइम पे 3 3 काम किए हैं। मतलब सुबह टाइम यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 9 बजे लेक्चर, 9 बजे स्टार्ट होती थी यूनिवर्सिटी और मैं 9 बजे घर से निकलती थी और तकरीबन कोई 9:30 बजे वहाँ पहुँचना। और यहाँ पे मेरी तब भी क्लासेस होती थी 10 से 11:30 से 1 और 1 से 2:30, 2 बैचेस होते थे तब मेरे, तो वीकडेज के। तो मैं वहाँ 9 9:30 बजे पहुँचती थी और 11 बजे वहाँ से यूनिवर्सिटी से भाग आना कि मैंने क्लासेस लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे 2:30 बजे मैं पढ़ा के यहाँ से निकलती थी। तो यहाँ से फिर मैं आगे जाती थी सदीक सेंटर, आप लोगों को पता होगा गुलबर्ग में है, वहाँ पे मैं जॉब करती होती थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से वहाँ जाना, लेकिन वो जॉब मेरी अभी इतनी वो नहीं थी, कह सकते हैं हम लोग उसको, स्टेबल नहीं थी। तो मुझे उसमें ये होता था कि मैं मतलब 2:30 बजे जाती थी वहाँ, 3 बजे तक पहुँच जाती थी और 6 बजे तक वहाँ से छुट्टी करके वापस आ जाना। और वहाँ से वापस आकर एक ऑनलाइन मतलब था प्लेटफॉर्म, ये सॉफ्टवेयर लॉजिक सॉफ्टवेयर हाउस था कलमा चौक पे। तो उन लोगों के साथ मैं ऑनलाइन जो है वो घर जाके रात को ये काम करती थी। और फिर उसके बाद क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि जो हमारी फील्ड है इसमें बहुत सारी अपडेशंस आती रहती हैं, एक साल में उस पर पता नहीं क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। साल तो बहुत दूर की बात है, 6 महीने बाद ही चीज़ें बदल जाती हैं। तो फिर उसको साथ साथ लर्न करना ये बहुत जो है ना वो ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो फिर मैं रात को बैठ के उस चीज़ को लर्न करती थी और सुबह टाइम फिर दोबारा से वही रूटीन। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आप लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की इतना होगा कि यूनिवर्सिटी भी और साथ 2 2 जॉब्स भी हैं, तीसरी जो है ऑनलाइन काम भी है आप लोगों का। तो थोड़ा सा उसको आप लोग टाइम खुद निकालेंगे तो निकलेगा, नहीं तो बहुत सारे आप लोगों से पहले भी ऐसे बैचेज हैं जिन्होंने ऐसे ही काम किया था और अब नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों से पहले एक बैच ऐसा भी है जिन्होंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी बना लिया। ठीक है, 3 फ्रेंड्स से पहले क्लास में इतना एक्टिव नहीं थे, लेकिन बाद में उनको होश आई कि भाई कोर्स करना है, हमने एंडिंग पे जा रहे हैं, तब उन्होंने कुछ मेहनत की और अब अपना सॉफ्टवेयर हाउस चला के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारा आप लोगों के ऊपर ही है। देखिए उस बैच में और भी तो स्टूडेंट्स थे ना जिनका अभी तक पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो इस फील्ड में हैं लेकिन फील्ड को छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसी बैच में वो भी 3 लोग हैं जिन्होंने अपना सेटअप किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर खुद डिपेंड करती हैं। जब हमने काम सीखा था हमारे साथ भी बहुत सारे हमारे क्लास फेलोज थे जो हमारे साथ बैठ के असाइनमेंट सारी काम करते थे। उनमें से भी कई लोग हमें नहीं मिलते आज भी अपनी इंडस्ट्री में, और कई लोग हैं जो हमारे साथ हैं, कई लोग हमसे भी आगे निकल चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो बहुत मेन चीज़ है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो आपको रिएक्ट पे भी कोई इतनी खास ग्रिप नहीं होगी। चलो रिएक्ट पे तो काम चल ही जाएगा, लेकिन आपको बैकएंड नहीं आएगा। ठीक है, और फिर बैकएंड पे जो हमारा टाइम है ना वो भी थोड़ा रह जाता है। तो इसलिए आप लोग जावास्क्रिप्ट को अच्छी तरीके से करें, जो मैं यहाँ पे चीज़ें करवाऊँगी वो भी, और खुद से आपने सर्च करनी है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग एक जहन में रख लें कि हमारे पास होते हैं टोटल 48 लेक्चर्स यानी 6 मंथ। ठीक है, अब 6 मंथ में हमारे पास 1.5 घंटे की क्लास है, उसमें कभी आप लेट हो गए 10 मिनट, कभी हम 10 मिनट लेट हो गए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की हमने चेक करनी है असाइनमेंट, आप लोगों की प्रॉब्लम्स के हमने देने हैं सोल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को नया टॉपिक भी करवाना है, सही है, और उसको प्रैक्टिकल करके बताना है, हमने थ्योरेटिकल नहीं बताना आप लोगों को। लेकिन फिर इसमें ये होता है कि हम लोग 48 लेक्चर्स में आप लोगों को इतना काबिल कर देते हैं कि आप फ्रंट एंड अपनी बैक एंड की वेबसाइट्स खुद बना लें, आप उनको मैनेज कर लें। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम आपको डीपली चीज़ों का बताएंगे तो वो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों को ये साथ साथ कहती हूँ कि आप लोग, मैंने जो बताया है वो भी ठीक है,
लेकिन आप लोग उसको मज़ीद डिटेल में चीज़ों को सर्च करें। हो सकता है क्लास में मैं थोड़ा सा कभी जल्दी हम लोग चीज़ों को लेकर चले जाएं, लेकिन उनकी जो डिटेल है वो आप लोग यूट्यूब से, आप लोग चैट जीपीटी आप लोगों का आज के दौर में जो है ना वो एक बेस्ट रिसोर्स है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप लोग वहाँ पे जाकर जावास्क्रिप्ट का उसको बताएं कि हमें जावास्क्रिप्ट की बेसिक हमने ये चीज़ें की हैं, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस बताए, वो आपको क्वेश्चन देगा, आप उनको सोल्व करें, आपकी प्रैक्टिस होगी। ना सिर्फ आपकी इंटरव्यू की प्रैक्टिस होगी बल्कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल जो है ना वो आपके अंदर आएगी, डेवलप होगी। तो इन चीज़ों को आप ज़रा फॉलो करें, थोड़ा सा सर्चिंग को बेहतर करें। आपकी फील्ड में सर्च आपकी बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सर्च करना नहीं आता तो उसका मतलब है आपको कुछ भी नहीं आता। अगर आपको सब कुछ भी आता है तो सही है। तो ये चीज़ों को आप लोग ज़रा करें। साथ साथ ये फर्स्ट और शायद लास्ट टाइम आप लोगों को इतना लंबा भाषण मिल रहा है, तो आप लोग ज़रा इसको साथ साथ लेकर चले। ये जावास्क्रिप्ट है, थोड़ी सी मुश्किल है, बिगनर्स के लिए नहीं समझ आती उनको, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको टाइम देंगे डेली बेसिस पर भी, अगर आप इसको 1.5 घंटा घर में दे देते हैं ना, चाहे वो रात है चाहे वो दिन है, तो आपको ये आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि अच्छा चलो मैं वीकडेज में बिजी हूँ, मैं वीकडेज में इसको नहीं करता, सैटरडे संडे आऊँगा, 1.5 घंटा लेक्चर लूँगा, घर जाके 3-3 घंटे सैटरडे संडे में इसको किया करूँगा, तो ये आपको तब भी नहीं आएगी। और अगर आप ये कहो कि मैं 2 दिन हफ्ते में इसको 24 घंटे दूंगा, ये तब भी नहीं आएगी, क्योंकि ये आपसे मांगती है कंसिस्टेंसी। ठीक है, कि आप डेली बेसिस पर इसको करें, चाहे आप 1 घंटा करें चाहे 1.5 घंटा करें, लेकिन इसको डेली बेसिस पर करें। इसके कोड को खुद करें, एक दफ़ा अगले बंदे को देखें वो कैसे कोड कर रहा है, दूसरी दफ़ा खुद करें। कोड नहीं चलता, उस कोड को कॉपी करें और पेस्ट कर दें चैट जीपीटी पर, और उसको कहें कि मुझे बताएं मेरे कोड के स्ट्रक्चर को चेंज ना करना। उसको ये कहें कि मेरे कोड के डिज़ाइन को भी आपने चेंज नहीं करना, लॉजिक्स को भी सेम रहने देना है, बस मुझे ये बता दें कि मेरा ये कोड चल नहीं रहा। वो आपको बता देगा आपका कोड क्यों नहीं चल रहा। अगर आपको कोई रिजल्ट मिल रहा है, आपको उस रिजल्ट की समझ नहीं आ रही कि ये वैल्यू कैसे आ गई, आप उसी को कहें कि मुझे ये ड्राई रन करके दे। ठीक है, वो एक एक स्टेप आपको बताएगा कि ये किस तरह से वैल्यू आपके पास आई। तो अगर आप ये कहें कि हमें मिस समझ नहीं आई थी इस बात की, तो मैं ये काम नहीं कर पाया, तो ये फिर आजकल के दौर में आपका जो एक्सक्यूज़ है वो लेम कंसीडर होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, जबकि आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपके पास सबसे बड़ी चीज़ AI मौजूद है, और अगर आप तब भी नहीं सीखते तो फिर ये इसमें किसी का भी कसूर नहीं है। ठीक है, ये आप खुद के साथ जो है वो गलत कर रहे हैं, तो इसको ज़रा करें आप लोग। अगर ये जावास्क्रिप्ट आप लोगों को आ जाती है, कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं बैकएंड की, तो कोई मसला नहीं, आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर सकते हैं। और फ्रंट एंड डेवलपर्स की भी जो जॉब्स हैं वो सैलरीज हैं, वो अगर कोई गिरे से गिरा भी सॉफ्टवेयर हाउस है ना, वो आपको 50 से 60 हज़ार उसका भी दे देता है। ठीक है, और कोई अच्छी कंपनीज में अगर आप चले जाते हैं तो वो तो है ही 70 से 80K से ज़्यादा सैलरीज आपको देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी खुद की मेहनत होती है, आप थोड़ा सा करें। आप लोग यहाँ से जब निकलेंगे आप लोग इस काबिल हो कि आप लोग कह रहे हो कि हमें 1 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने 6 महीने काम किया। ठीक है, और आपकी फील्ड में आप जितना काम कर लें, आप दिनों में अपने एक्सपीरियंस को सालों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 3 महीने काम किया था तकरीबन, और जो मेरी पहली जॉब लगी थी मैंने उसको यही कहा था कि मुझे जो है ना तकरीबन 1 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने वो जॉब की थी, और उन्होंने मुझे इस 1 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से इंटरव्यू लिया और जॉब दी। ठीक है, उसके बाद दोबारा जो है वो मैंने जब जॉब चेंज की, अगले बंदे को बता दिया भाई 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, हालांकि मेरा कोई एक्सपीरियंस एक 18 महीनों का था, तकरीबन कोई 1.5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग खुद मेहनत करेंगे। आप लोगों को इसलिए बताया जाता है कि हम भी कभी आप लोगों के जैसे थे, हमें भी कुछ नहीं आता था। ठीक है, मैं आप लोगों को अपना बताऊं तो मुझे इमेज लगानी नहीं आती थी, आप लोगों ने तो लगा ली, मैं हैरान होती हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी पहले 2 साल मुझे तस्वीर लगानी नहीं आती थी वेबसाइट पे, और हमें जो आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में आपको कैसे बताते हैं, बोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें थ्योरेटिकल होती हैं, वो सर के ऊपर से गुजर जाती है, और 2 साल मुझे वो नहीं आती थी, और मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी कर सकूँगी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इसके साथ नहीं था। इंटर जो था वो मैंने प्री इंजीनियरिंग में किया था, और जाना मैंने डॉक्टर की फील्ड में था, घर वालों ने इंजीनियरिंग करवा दी, उसके बाद इधर IT करवा दिया इन्होंने, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरी सेकंड सेमेस्टर में सप्ली आ गई थी, तो फिर मुझे होश आई कि भाई अब एडमिशन ले ही लिया है, तो फिर अब यहाँ तो एक काम है कि भाग जाओ, मतलब घर छोड़ दो यूनिवर्सिटी को,
और घर बैठ जाओ आराम से। या दूसरा काम यही है कि आप जो है वो कर लो इसको। तो फिर मेरे पास वापसी का ऑप्शन नहीं था, तो क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से घर में लड़ लुड़ के गई थी यूनिवर्सिटी, हमारे घर में अलाउ नहीं था लड़कियों को, और मैं बड़ी बेटी थी जी। तो वो जब मैंने कहा था कि मैंने कॉलेज जाना है, तो पूरी एक जिसको कहते हैं खानदान वाली पंचायत बैठी थी, और उस पंचायत में बिठा के फैसला हुआ था कि यूनिवर्सिटी नहीं जाना। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया तो नंबर अच्छे आ गए थे, कॉलेज नहीं जाना। तो फिर जब रिजल्ट नंबर अच्छे आ गए तो फिर मेरे पापा ने स्टैंड लिया कि नहीं चलो इसको मैं भेज देता हूँ कॉलेज। तो फिर मेरा यूनिवर्सिटी में भी, अगर मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ जाती मतलब सेकंड सेमेस्टर के बाद, तो मेरी जो बहनें थी या जो मेरी कज़न्स थी उनको भी अलाउ नहीं होना था कि वो आगे जाके पढ़ सकती। तो फिर मैंने अपने लिए नहीं किया, लेकिन मैंने उनके लिए किया कि मैं 4 साल यूनिवर्सिटी के पूरे कर लूँ। फिर सेकंड जब मेरी सप्ली आई तो फिर मुझे होश आई कि नहीं अब करना तो है ये, तो चलो कर ही लेते हैं। तो फिर मैंने थोड़ी सी उसके साथ मेहनत की। तो तकरीबन चौथे सेमेस्टर तक मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं आती थी। 5वें सेमेस्टर से मैंने इसको सीखना शुरू किया। ऑनलाइन जो आपके पास आप लोगों ने सुना होगा, नहीं नहीं कोड विद हैरी तो बात क्या है ना, ये ई हुनर प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से, वो वेबसाइट, वहाँ से मैंने सीखा। और उसके बाद मैंने एक कोर्स किया था 6 मंथ का ही आप लोगों की तरह। तो उसके बाद से फिर मैंने जो है ना वो इसको काम को स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये चीज़ें आने लगी। मतलब जब मैंने कोर्स किया था, कोर्स जब एंड हो गया था, और एंड वाले लेक्चर में मेरा दिल कर रहा था कि मैं सर का सर फाड़ दूँ कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ। तो तब मुझे ये लग रहा था। और उसके बाद जब मैं इंटरव्यूज़ भी देने गई, 1-2 इंटरव्यूज़ मुझे नहीं कुछ आया, ठीक है। और उसमें गलती फिर मेरी ही थी, क्योंकि उन्होंने तो बताया था। फिर जब मैंने बाद में लेक्चर्स देखे तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई थी, वो हमने अपनी नालायकी की वजह से नहीं की थी। तो फिर मैंने दोबारा से वो चीज़ों को किया, और फिर वही इंटरव्यूज़ दोबारा दिए, तो उनमें जो है वो अल्लाह ताला ने कामयाब किया, ठीक है। और मुझे डिप्लॉय करना नहीं आता था, तो उन्होंने जब इंटरव्यू वालों ने मुझसे कहा कि आप लोग जो है ना वो अपनी चीज़ें जो काम किया है आपने अब वो दिखाएं। तो अब मुझे नहीं डिप्लॉय करना आता था। अब मैंने HTML से लेकर बैकएंड तक जितने प्रोजेक्ट अपने 6 मंथ में किए थे ना, मैंने इतनी लंबी लिस्ट जो है वो उनको व्हाट्सएप की थी ग्रुप। इतने ज़्यादा कोर्स जो थे मेरे पास, जितने कोर्स पड़े हुए थे ना अपने प्रोजेक्ट जो मैंने कोर्स के दौरान किए थे, असाइनमेंट्स जो सर ने दी थी, वो मैंने सारी उनको जो है वो व्हाट्सएप की थी। और उन्होंने फिर देख के तो फिर मुझे बुला लिया था, ठीक है। तो आप यही आप लोगों के पास प्रूफ है। अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप बताएं कि मुझे 8 महीने का एक्सपीरियंस है, मुझे साल का एक्सपीरियंस है। वो अगला बंदा आपसे पूछेगा आपने काम क्या किया, आप दिखाएं हमने ये काम किया, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों का काम ही टूटा फूटा होगा, वो जो खुद को समझ नहीं आ रहा, तो फिर वो अगला बंदा यही कहेगा कि भाई अभी तू घर बैठ, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर आपने किस से चीज़ों को लेके चलना है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट पे आ जाते हैं वापस। अब जावास्क्रिप्ट जो है ना आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर अभी तक आप देखें कि आपने डिज़ाइनिंग की है सिर्फ, और स्ट्रक्चर बनाना सीखा है, आपको कोई तीसरी चीज़ नहीं आती है। आपकी वेबसाइट कोई खास काम नहीं करती। अगर इसमें कोई बटन है तो उनकी कोई प्रॉपर फंक्शनैलिटी नहीं है। अगर आपका ड्रॉप डाउन है तो वो सही तरह से काम नहीं कर रहा। अब सबसे मेन चीज़, आप अपनी वेबसाइट के अंदर अपना हैमबर्गर देखें, आपकी जो नैप बार है छोटी स्क्रीन पर, वो काम नहीं कर रही, ठीक है। तो HTML और CSS वेबसाइट का स्ट्रक्चर और वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के लिए है, लेकिन वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। अब इसको आप फ्रंट एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को, और आप बैक एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं। यानी आप ये कह लें कि आपकी एडवांस लेवल की जो वेब डेवलपमेंट है उसकी बैकबोन है आपकी जावास्क्रिप्ट। आप ये कर लें, आपको फ्रंट एंड में भी आसानी हो जाएगी, आपको बैक एंड में भी आसानी हो जाएगी। हम ये जो जावास्क्रिप्ट करेंगे ये आपकी जो है ना वो आपकी यही सेम लॉजिक्स आपकी बैक एंड में भी यूज़ होंगी, और यही सेम लॉजिक्स आपकी फ्रंट एंड में भी यूज़ होंगी, सही है। तो वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज़ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट। ये फंक्शनैलिटीज़ आपकी डिज़ाइनिंग के हिसाब से भी हो सकती हैं। वेबसाइट में जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनिंग है, जैसे नैव बार, जैसे वो पेज स्क्रॉल करता है तो नैव बार जो है वो वाइट हो जाती है, बैकग्राउंड कलर, ये सारी की सारी स्टाइलिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज़ लॉजिक वाइज भी आप इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन नहीं है क्योंकि लिंक नेट ही नहीं चल रहा, मेरे पास नहीं चल रहा, और पासवर्ड भी उसका गलत है। कारी
मैंने आवाज़ें दी थी तब कारी पर दाऊद दोनों ही नहीं थे यहाँ। हाँ वही है अदनान वाला मैंने लगाया, वो चल ही नहीं रहा है यहाँ। जैफिन शुरू कौन सा है? पूरा कैपिटल। अच्छा डॉट अदनान का कैपिटल उल्टा कर दिया। आगे डबल हाँ चल गया। अच्छा जी लिंक भेज देते हैं पहले। ट्रिपल टू ये भेज दिया। आप लोग अपनी अटेंडेंस से आपका नेम सर थोड़ा ऊंचा बोला। अच्छा जी वापस आते हैं काम की तरफ। और आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो अकेले काम नहीं करती, यानी अगर आप कहें कि आपने जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल बना ली है और आप इसको ब्राउज़र पे ओपन कर लें तो ये ओपन नहीं होती। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट जो है वो HTML के साथ आपको स्क्रीन पर शो होती है, अदरवाइज ये शो नहीं होती। जैसे आपकी जैसे CSS की फ़ाइल है, आप यहाँ पे आएँ, आप स्टाइल डॉट CSS की फ़ाइल बना लें। CSS का काम कर लेते हैं यहाँ पे H2 बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, अगर मैं इसको गो लाइव करती हूँ ना तो ये ठीक है, और अगर मैं इस फाइल को भी ओपन कर लेती हूँ ना तो ये मिलेगा मुझे, मतलब मुझे बैकग्राउंड कलर रेड जो है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। जब तक आपकी CSS HTML नहीं होती तब तक आपको ना जावास्क्रिप्ट नज़र आएगी और ना ही CSS, क्योंकि जब हमें सर्वर जो है वो बैकएंड से रिस्पॉन्स करता है तो वो हमें 3 फाइल जो है वो बैकएंड से भेजता है। जब आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, ये बात हमने शायद फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि जब भी आप ब्राउज़र पे आते हैं, आप यहाँ पे आके कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे हम लोग जो है वो बूटस्ट्रैप सर्च कर लें। ठीक है, ये जो मैंने सर्च किया है ये मेरी कहलाती है रिक्वेस्ट। ये मेरी रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड पे बूटस्ट्रैप के सर्वर के पास। सर्वर इस रिक्वेस्ट को चेक करेगा, कोई हैकर तो नहीं है ये बंदा, ये जो रिक्वेस्ट कर रहा है ये मेरी वेबसाइट को चेंज तो नहीं करेगा, इसको खतरा तो नहीं पहुंच जाएगा। उसके बाद जो है ये मुझे क्या करेगा, सर्वर रिस्पॉन्स करेगा। और जब ये मुझे रिस्पॉन्स करेगा तो ये कोई इस तरह से फाइल नहीं, इस तरह से वेबसाइट नहीं भेजेगा। ठीक है, सर्वर जब मुझे रिस्पॉन्स करता है बैकएंड से, जब मुझे वेबसाइट देता है तो वो वेबसाइट होती है 3 फाइल्स में। ठीक है, एक HTML की फाइल, एक CSS की फाइल और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल। आया कोई एक अदा खिजर इरफान। ठीक है, वो हमारे पास आती हैं 3 फाइल्स, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले ब्राउज़र, अब ब्राउज़र क्या करता है, ये जो तीनों फाइल्स बैकएंड से आती हैं इन तीनों फाइल्स को असेंबल करता है। सबसे पहले HTML की फ़ाइल को लोड करता है, उसी के साथ साथ HTML की फ़ाइल को जो स्टाइल किया होता है CSS, ये CSS आपके ब्राउज़र पे लोड करता है और आपको इस तरह से वेबसाइट दिखा देता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा टाइम लेती है लोड होने में, क्योंकि इसमें आपकी प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है कि इसमें आपको इनपुट देनी पड़ती है, उसके बाद ये आउटपुट कर देता है और आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट जो है वो तीसरे नंबर पर एंड पे आकर आपके पास लोड होती है और फिर आप इसको जो है ना वो अपने पास यूज़ करते हैं। सही है, तो HTML पहले लोड होती है ब्राउज़र में, फिर CSS लोड होती है और तीसरे नंबर पर आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट जो है, यानी फंक्शनैलिटी जो है वो बाद में शो होती है कि पहले यूज़र को कोई स्ट्रक्चर नज़र आ जाए, बजाय इसके कि यूज़र खाली पेज देखता रहे इस तरह से
और उसको कुछ शो ही ना हो। इस तरह से यूज़र जो है वो इरिटेट हो जाता है कि मैं खाली पेज जो है वो इसको देख रहा हूँ और वेबसाइट इतनी स्लो है। आप लोगों ने भी देखा होगा जब आप वेबसाइट्स पे जाते हैं किसी भी, तो अगर वो स्लो होती है वो, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए देखते हैं और उसके बाद उसको बंद कर देते हैं कि इस पर तो कुछ चल ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसी तरह से यूज़र्स भी आपके यही करते हैं और फिर वो दोबारा उस वेबसाइट पे आने से पहले ज़रा सोच रहे होते हैं कि पहले इसको देख लें कि ये इस दफ़ा भी चले या ना चले, सही है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो अकेले काम नहीं करती। आप पहले आएंगे जावास्क्रिप्ट की जब भी काम करना है पहले आप बनाएंगे index.html, यानी .html की एक्सटेंशन के साथ आपने कोई ना कोई फाइल जो है वो पहले बनानी है। उसके बाद आप बनाएंगे CSS या आपने जो भी स्टाइलिंग करनी है, और देन आप बनाएंगे index.js यानी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। आप जावास्क्रिप्ट की जो है वो फाइल बनाएंगे और उसके ऊपर आप जावास्क्रिप्ट का जो है वो काम करेंगे। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ आती है, इनिशियल कोड कैसे लिखते थे HTML का? शिफ्ट 1, ठीक है, कंट्रोल V। अच्छा, अब हम इसका जो है ना टाइटल चेंज कर देते हैं और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे आकर ना एक हेडिंग दे देती हूँ जावा, सही। और इसको जो है ना मैं लाइव करती हूँ, गो लाइव, ये रहा, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं ये चाहती हूँ कि इसको जो है ना वो बैकग्राउंड कलर मिल जाए, तो मैं यहाँ पे आकर CSS के अंदर एक फाइल बनाई हुई है, उसमें H2 को बैकग्राउंड कलर रेड दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये काम नहीं कर रहा तो हम क्या करते थे, टाइटल के नीचे आते हैं, लिंक का टैग लगाते हैं, link:/CSS / करके style.css, ठीक है। अच्छा, दुआ शमीम, अच्छा जी, अब देखिए वही CSS जो पहले हमें शो नहीं हो रही थी, लेकिन वो अब हमें यहाँ पे आके शो हो रही है। अब यही काम होता है आपकी जावास्क्रिप्ट का। अब जावास्क्रिप्ट क्योंकि हमने बात की, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्रोग्राम, आप इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, ये इसको रीड करता है, उसके बाद आपको जो है ना ये आपको रिजल्ट देता है। अब इसमें दो तरह से काम होते हैं। अब इधर HTML और CSS ये स्टैटिक लैंग्वेजेस है, आप यहाँ पे कोड लिखते जाते हैं, आप उसको सेव करते जाते हैं, वो कोड आपका ब्राउजर रीड करता है और आपको डिस्प्ले करवाता जाता है। यहाँ पे सारा कुछ एक ही तरफ से, यानी बैकएंड पे, यानी जो कोडर है, डेवलपर है, वो कोड करता रहता है और ब्राउजर कोड को रीड करता है और स्क्रीन पर वेबसाइट बनाता रहता है, ऐसा ही है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में यूजर जो है वो इनपुट देता है, यानी कोई ना कोई काम करता है यूजर, और उस काम की बेस पर जो है ना वो जावास्क्रिप्ट आपको रिजल्ट देता है। जैसे आप लोगों ने हैमबर्गर बनाया छोटी स्क्रीन पर नैव बार, ठीक है, वो नैव बार आपको नहीं खुल के नजर आएगी। वो क्यों नहीं खुल के नजर आएगी? क्योंकि आपने अभी तक उसके ऊपर क्लिक नहीं किया होगा 3 बार्स के ऊपर। जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी क्लिक की बेस पर उसने जो बैकएंड पे लॉजिक लगाई हुई है कोड में, वो लॉजिक एग्जीक्यूट होगी और आपको जो नैव बार है वो खुल के नजर आएगी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इनपुट का वेट करता है और उसके बाद आपको जो है ना वो आउटपुट देता है। तो इसलिए हम लोग जो है ना वो जावास्क्रिप्ट को हमेशा अपनी HTML की फाइल में एंड पे जो है ना वो लिंक करते हैं। एंड पे मुराद जहाँ पे आपका बॉडी का टैग आ रहा है, आप बॉडी के टैग के ऊपर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप आकर स्क्रिप्ट को :src और यहाँ पे आप लिंक करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट। CSS के लिए हम लिंक का टैग यूज़ करते थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट का टैग, script::src। अब इसको हमने ऊपर क्यों नहीं लगाया, वही बात कि अगर हम इसको इस तरह से लगा दें, आप देखें कि ये वाइट क्यों हो गया सारे का सारा, ये रहा, इसको मैं यहाँ से कट करती हूँ और अच्छा, अब आप देखें कि मैंने जावास्क्रिप्ट को जो है ना वो लोड कर दिया है, लगा दिया है लाइन नंबर 9 पे, और मेरी जो वेबसाइट का कोड है वो आपको पता है कि नैव बार से लेकर फुटर तक जितना भी कोड होता है वो आप कहाँ पे करते हैं, बॉडी के टैग के अंदर। और बॉडी का टैग अब कहाँ पे है, जावास्क्रिप्ट के टैग के नीचे, ऐसा ही है। अब क्या होता है, ब्राउज़र जो है आपका, कोई भी ब्राउज़र आपके कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है, ठीक है। जो चीज़ पहले नंबर पर है ब्राउज़र उसको पहले लोड करेगा और स्क्रीन पर दिखा देगा, उसके बाद दूसरी लाइन पे आएगा। जैसे जैसे ही ब्राउज़र इस लाइन पे आता है, ये क्या करेगा, आपकी वेबसाइट का टाइटल जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। इस लाइन पे आएगा तो उसको नज़र आएगी CSS,
वो क्या करेगा, कंट्रोल क्लिक करके CSS की फाइल में चले जाएगा, सारे कोड को जो है ना वो लोड कर लेगा अपने पास और HTML के ऊपर वो क्या करता रहेगा, इम्प्लीमेंट करता रहेगा और आपको वेबसाइट दिखा देगा। लेकिन जब वो यहाँ पे आएगा, ब्राउज़र यहाँ से जाएगा वो कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट की फाइल में। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल में जी आपने एक इवेंट लगाया हुआ है कि जब यूज़र सेकंड नंबर पे जो हमारी हेडिंग है उसके ऊपर क्लिक करे तो तब आपने जो है ना वो वेबसाइट को शो करवाना है। ये लॉजिक कहाँ पे लगी हुई है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब क्या कहा है उसने, सेकंड नंबर पर जो हेडिंग है जब उसके ऊपर क्लिक करे तब वेबसाइट को शो करवाना है, ठीक है। अब सेकंड नंबर की हेडिंग की कहाँ पे है, यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर, और आपका जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है, लाइन नंबर 8 पे पहले। अब क्या होगा, यहाँ पे आकर ब्राउजर स्ट्रक हो जाएगा क्योंकि कंडीशन क्या है, सेकंड हेडिंग पर क्लिक होगा तो वेबसाइट शो करवाना, लेकिन सेकंड हेडिंग पर वो कब जाएगा, जब वो जावास्क्रिप्ट की फाइल के कोड को एग्जीक्यूट करके बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई बंदा सेकंड हेडिंग पे क्लिक ही नहीं कर रहा, तो वो कोड से बाहर कैसे निकलेगा, ठीक है। तो जब तक सेकंड हेडिंग पे क्लिक नहीं होगा तब तक ये जावास्क्रिप्ट की फाइल से निकलेगा नहीं, तब तक बॉडी का टैग हमारा लोड नहीं होगा, तो हमारी वेबसाइट क्या हो जाएगी, स्ट्रक हो जाएगी। कभी आपने वेबसाइट पे देखा होगा वो पेज रीलोड ही होता रहता है, रीलोड ही होता रहता है, कुछ नज़र नहीं आता। तो ये जावास्क्रिप्ट की वजह से ही हो रहा था। एक तो इंटरनेट भी स्लो होता है आपका, ये तब भी होता है, दूसरा जब जावास्क्रिप्ट का कोई इस तरह से इवेंट हो तब, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के कोड को कभी भी हेड टैग के अंदर नहीं लगाते, हम इसको हमेशा वेबसाइट के एंड पे लगाते हैं कि अगर किसी ने कोई इस तरह से इवेंट लगाया भी हुआ है ना कि H2 के ऊपर जब क्लिक करें तो तब वेबसाइट जो है वो शो हो, तो पहले H2 शो हो जाए, यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाएगा, उस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, बाकी वेबसाइट आपको डिस्प्ले करवा देगा। इस तरह से क्या हुआ है कि यूज़र को कुछ ना कुछ पहले डिस्प्ले हो गया है, वो इरिटेट नहीं हुआ कि आपकी सादी वेबसाइट है, उसके बाद जो है आप उसको बाकी की सारी लॉजिक्स उसको दिखा दें, ठीक है। अगर उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है तो यूज़र इतनी चीज़ बर्दाश्त कर लेता है कि चले ठीक है थोड़ा सा काम है, इंटरनेट वो ये समझ लेता है कि इसका इंटरनेट स्लो है, ठीक है, तो आपका काम जो है वो चल जाता है। लेकिन अगर पूरी वेबसाइट ही ब्लॉक है तो फिर वो काम नहीं चलता। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट को हमेशा कहाँ पे रखना है आपने, एंड पे। अब जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के भी दो तरीके हैं, तीन तरीके ही कह सकते हैं आप। हमने CSS के तरीके देखे हैं, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS। अच्छा चलो आज हम देख लेते हैं यहाँ पे, सही है। अच्छा क्या है कि हमने ये काम किया हुआ है लिंक कोलन CSS, ठीक है, कि हम क्या करते हैं एक सेपरेट CSS की फाइल बनाते हैं, उसके अंदर कोड लिखते हैं और उसको आकर अपनी HTML की फाइल में लिंक कर देते हैं, ठीक है। ये जो हम लिंक करते हैं हमारा ये प्रोसेस कहलाता है एक्सटर्नल CSS, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका एक्सटर्नल CSS, यानी आपने सेपरेट फाइल CSS की बनाई है और उसको आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आकर लिंक कर रहे हैं। एक्सटर्नल CSS, बाहर से कोई चीज़ आ रही है यहाँ पे। उसके बाद एक CSS की टाइप होती है आपके पास इंटरनल CSS, इंटरनल CSS, ठीक है। अब इंटरनल CSS में क्या होता है कि आप हेड टैग के अंदर ही CSS का कोड कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप सेपरेट फाइल बना के करें। यानी एक ही फाइल के अंदर आपकी CSS भी होती है और आपकी HTML भी होती है। तो अब यहाँ पे आकर सिर्फ करना क्या होता है, आपने स्टाइल का टैग लगाना है और उसके अंदर आप दोबारा से लिख दें H2 बैकग्राउंड कलर मैं ग्रीन दे देती हूँ आपकी तरफ, ठीक है, तो ये काम कर जाएगा। इसके बाद एक तीसरा तरीका भी होता है आपके पास, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या होती है कि आप टैग के अंदर ही जो है ना वो एट्रीब्यूट के तौर पर CSS जो है वो पास करते हैं। हमने बात की थी कि टैग के अंदर नाम के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एट्रीब्यूट कहलाती हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ जाएं H2 और आप यहाँ पे आकर लिखें स्टाइल का एट्रीब्यूट और इसके अंदर आप लिख दें बैकग्राउंड कलर और अब की दफ़ा जो है ना वो हम लिख देते हैं ब्राउन, ब्राउन के बजाय ब्लू वॉयलेट लिख देते हैं, ठीक है, सही है। ये तीन CSS के आपके तरीके थे, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल में क्या है, CSS की सेपरेट फाइल बनती है, आप CSS का कोड वहाँ पे करते हैं। आपकी HTML में सिर्फ CSS की एक लाइन का कोड होता है, वही लिंक का,
ठीक है। लेकिन इंटरनल सीएसएस में क्या होता है कि एक ही HTML की फाइल के अंदर आपका CSS का भी कोड होता है और HTML का भी कोड होता है। और इनलाइन में क्या होता है कि लाइन के अंदर ही HTML भी है और लाइन के अंदर ही CSS भी है। अब मुझे बताएंगे, मैंने H2 टैग को टारगेट किया है, मैंने CSS की जो एक्सटर्नल फाइल थी वहां पे कहा है कि H2 का बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, रेड। इनलाइन CSS इंटरनल CSS में मैंने आखिर कहा है कि H2 का बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी सेम है लेकिन वैल्यू चेंज कर दी है, यहाँ पे आके क्या कर दिया है, ग्रीन। इनलाइन CSS में मैं कहती हूँ कि H2 का बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, ब्लू वॉयलेट। अब मुझे बताएंगे कि H2 का ब्राउजर पे हमें कौन सा बैकग्राउंड कलर शो होगा, ग्रीन, ब्राउन या ब्लू वॉयलेट। रेड जो एक्सटर्नल CSS का है, index.js HTML के अंदर इंटरनल CSS का बैकग्राउंड कलर ग्रीन है और ब्लू वॉयलेट है इनलाइन CSS का। क्यों? क्योंकि जो भी कोड आपका सबसे एंड पर होता है हमेशा स्क्रीन पर वो डिस्प्ले होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है ना। अब देखो यहाँ पे जब ब्राउजर आया वो चले गया CSS की फाइल के अंदर, CSS की फाइल में आप चल भाई, CSS की फाइल में आपने क्या किया हुआ है, H2 का बैकग्राउंड कलर रेड। ब्राउजर ने क्या किया, आके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया। लेकिन जैसे ही आप लोग आए अगली लाइन में, यहाँ पे क्या था, ब्राउजर ने देखा अच्छा H2 को इसने दोबारा कॉल कर लिया इंटरनल CSS में, ठीक है, दोबारा से बैकग्राउंड कलर को भी कॉल कर लिया और दोबारा से जब उसने देखा कि अच्छा सेम प्रॉपर्टी को दोबारा कॉल किया है इसने, तो अब देखता हूँ इसने वैल्यू क्या दी है, तो वैल्यू अब आपने क्या दे दी यहाँ पे आकर, ग्रीन। ठीक है, तो ब्राउजर ने क्या किया, पिछले रेड को खत्म कर दिया और उसकी जगह क्या शो करवा दिया, ग्रीन। लेकिन जैसे ही वो नीचे आया उसने कहा अच्छा दोबारा से H2 को स्टाइल दिया हुआ है इनलाइन CSS और प्रॉपर्टी भी बैकग्राउंड कलर ही दी हुई है, और अब चलो देखता हूँ वैल्यू क्या दी है। तो अब आपने वैल्यू दी थी ब्लू वॉयलेट, तो उसने कहा जो एंड पे है उसको क्या करेगा, ब्लू वॉयलेट दे देगा। अच्छा अगर मैं ये करूँ, इसको यहाँ से कट करके यहाँ ले आऊँ, तो एक्सटर्नल CSS जो हम हेड के अंदर लगाते थे जिसको ओवरराइड कर दिया इनलाइन CSS ने भी और इंटरनल CSS ने भी, तो अगर मैं इसको एक्सटर्न एंड पे ले आऊँ तो क्या होगा, चलेगा? क्या कलर होगा बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड कलर रेड होगा, ब्लू वॉयलेट ही रहा है। और अगर हम इसको एंटर कर लें तो ये रहा, ठीक है। तो इनलाइन CSS जो है ना वो आपकी प्रेफरेंस ले लेता है बाकी सारी की सारी चीज़ों के ऊपर। और अगर हम ये कर दें इसको बॉडी से बाहर लें तो भी यही रहेगा, ठीक है। तो हम वापस जाते हैं, इसको उठाकर और इसको लिंक करेंगे हेड के अंदर। और कभी भी आप लोग जो है ना वो इंटरनल CSS या इनलाइन CSS जो है ना वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि इंटरनल CSS करेंगे आपको पता है आपका CSS का कितना लंबा कोड हो जाता है, कोई 1200-1300 लाइनें तो आम बात है, ऐसा ही है। तो अगर HTML के अंदर आपकी 1200-1300 लाइनों का कोड CSS का आ जाएगा, हमने अगर HTML को देखना है तो पहले तो हम पेज को स्क्रॉल ही करते रहेंगे, कहीं जाके HTML आएगी, फिर HTML का कोड आएगा। जब फाइल के अंदर कोड ज़्यादा होता है वो फाइल आपकी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, और फिर वो ब्राउज़र पे लोड भी लेट होती है, ठीक है। तो कभी भी इंटरनल CSS यूज़ नहीं करते। उसके अलावा इनलाइन CSS भी कई केसेस होते हैं कि जब आप कहीं बूटस्ट्रैप वगैरह को यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये होता है कि आप जो है उसको इनलाइन CSS करें तो आपकी CSS चल जाती है, ठीक है। तो उस केस में आपको ये होता है कि आप इनलाइन CSS करें, नहीं तो अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, इसको एक्सटर्नल CSS ही रखेंगे, उसी को यूज़ करें। अच्छा जी, ये काम हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट के भी यही 3 तरीके हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, इंटरनल जावास्क्रिप्ट और इनलाइन जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का तरीका यही कि हमने सेपरेट जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई, स्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया, SRC का एट्रीब्यूट यूज़ करके इंडेक्स को उसके साथ जावास्क्रिप्ट के साथ लिंक कर दिया। इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या है, क्या आप
स्क्रिप्ट का टैग ही लगाएंगे, लेकिन src नहीं एट्रीब्यूट पास करेंगे और इसके अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड कर लेंगे। जैसे हमने स्टाइल का टैग लगाया और इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड css का कोड कर लिया था, वैसे ही आप स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे और जैसे आप क्लासेस को आईडीज को गेट करते थे आप वैसे ही यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है इनलाइन जावास्क्रिप्ट। अब इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या है कि इसके अंदर ही आप आकर जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को, जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। आप यहाँ पे आके लिख सकते हैं ऑन क्लिक और ये, और उसके बाद पता नहीं ये वाला काम होगा कि नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है ना किया है कि स्क्रिप्ट नहीं होगा शायद। तो आप इस तरह से ही जो है ना जावास्क्रिप्ट की चीज़ों को यहाँ पे कॉल करके जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं ऑन क्लिक वगैरह पे। ठीक है, ये हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि ऑन क्लिक क्या है और बाकी चीज़ें हमारे पास क्या हैं। तो अब जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में चलते हैं। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में देखिए कुछ भी नहीं है। अब हमें पता नहीं है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो लिंक हुई है HTML के साथ सही तरह से या नहीं हुई। उसके लिए आसान तरीका ये होता है कि आप जो है ना एक मैसेज शो करवा कर देख लें। अब वो मैसेज किस तरह से शो होगा, आप यहाँ पे आके लिखिए console.log और इन्वर्टेड कोमास के अंदर आप लिखते हैं हेलो जावास्क्रिप्ट। अब console.log क्या है, आपका एक फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट ने पहले से ही बनाकर आपको दिया हुआ है कि आप उसको यूज़ करें। जैसे HTML के टैग्स हैं वो पहले से ही बने हुए हैं, उनकी फंक्शनैलिटी पहले से ही सेट है, हम सिर्फ उनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वैसे ही ये भी पहले से बना हुआ है, हम सिर्फ इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे आके लिखेंगे console.log। ये क्या करेगा, आपके ब्राउज़र में जैसे हम लोग एलिमेंट्स में जाते थे इंस्पेक्ट करके, एलिमेंट्स में हमें सारे का सारा जो है ना वो कोड नज़र आ जाता था, ऐसा ही है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है कंसोल का। आप लोगों का ये बाद में आ रहा होगा, मेरा ये पहले आ रहा है क्योंकि मैंने इसको जो है ना वो शिफ्ट किया हुआ है। अच्छा, कंसोल में आपको जावास्क्रिप्ट का सारा कोड मिलेगा, यानी जो भी आउटपुट्स होंगी, जो भी रिजल्ट होंगे वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, कंसोल में। हम कंसोल में देखने के बाद, टेस्ट करने के बाद फिर इसको वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करवाया करेंगे। तो console.log जैसे ही आपने किया, आप देखें आपको यहाँ पे मिल रहा है हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपकी अब जावास्क्रिप्ट जो है वो सही तरह से लिंक हो चुकी है। ये छोटा सा होता है कि आप इसको पहले टेस्ट कर लें कि जावास्क्रिप्ट लिंक हुई है या नहीं। आप कंसोल में क्या करते हैं कि एज आ स्ट्रिंग आप जो भी लिखते हैं ना इन्वर्टेड कोमास में, वो चीज़ आपको एज इट इज़ जो है वो कंसोल पे जाकर शो हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट के अंदर लिंक करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपके पास एक आसान तरीका है, document.write in, और आप इसमें लिख दें हेलो जावास्क्रिप्ट, ये रहा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी काम जो है वो टेस्ट करके देख सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ना document.write in, ये ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो हम इसको जो है वो यूज़ भी नहीं करेंगे। console.log जो है वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसके बाद आगे चलें तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मेन चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, अगर आपने C या C++ वगैरह पढ़ी हुई है तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा। दाऊ मुझे पानी देना। तो आप लोग क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं बता सकते हैं? नहीं, सर्च करें ज़रा इसको आप लोग जल्दी से, नेट है ना आप लोगों के पास? बिल्कुल, और इसके अलावा कुछ और सही बता रहे हो आप।
जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सर्च करें। वेरी गुड, ठीक है, क्या समझ आई इसकी? जैसे हमारे पास div एक कंटेनर था, हम्म जैसे हमारे पास div एक कंटेनर था, इस तरह वेरिएबल भी एक कंटेनर होगा जिसमें आप बिल्कुल, मेमोरी लोकेशंस होती हैं आपकी लैपटॉप में, आपके स्टोरेज में, आपकी रैम में। डाटा को अगर आपने स्टोर करना है तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। मेमोरी लोकेशंस हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। बिल्कुल ये इनकी बात ठीक है कि जैसे div एक कंटेनर था हमारे पास HTML के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डाटा को स्टोर करवा रहे थे, वैसे ही हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कंटेनर होते हैं वेरिएबल्स, जिनके अंदर हम डाटा को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। C++ में भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है ना ये मौजूद होते हैं आपके जो वेरिएबल्स, तो आप इनको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनका तरीका जो है वो चेंज होता है कि किसी लैंग्वेज में इनका तरीका कुछ होता है, किसी लैंग्वेज में जो है ना इनको डिक्लेयर करने का, यूज़ करने का तरीका चेंज होता है, सही है। तो हम लोग आ जाते हैं, हम पढ़ते हैं इसको ज़रा HTML के अकॉर्डिंग के HTML में हमारे पास ये किस तरह से वेरिएबल्स काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट में किस तरह से काम करेंगे। इसको क्या हो गया अब, अच्छा, जावास्क्रिप्ट में आपके पास जो है ना वो 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं जिनके थ्रू आप वेरिएबल्स जो है ना वो अपने डाटा जो है वो मेमोरी के अंदर आप स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो तरीका होता है आपके पास, अच्छा आपके पास 3 तरीके हैं कि आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो लेट, ठीक है, फिर वेर और तीसरा कॉन्स। ये 3 कीवर्ड्स हैं आपके पास जिनके थ्रू आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि आप वेरिएबल्स को बना सकते हैं, ठीक है, डिक्लेयर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल्स को मेमोरी में बनाना, यानी अपने लैपटॉप में कोई एक कंटेनर बना लेना, उसको आप क्या कहते हो, डिक्लेयर करना। और डिक्लेयर करने में सिर्फ इतना काम होता है कि आपने कोई एक कीवर्ड सेलेक्ट करना है इन तीनों में से, ठीक है। लेट, वेर और कॉन्स, ये जो मैंने बताए हैं, इन तीनों में से एक कीवर्ड सेलेक्ट करें, उसके बाद आप उसको कोई नाम दे दें, ठीक है, नाम। जैसे हम लोग वहां पे div को क्लास देते थे, यहाँ पे आप उसको क्या देते हो, नाम देते हो, ठीक है। नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, जैसे आप क्लास अपनी मर्जी से देते थे, लेकिन आप लोग फिर क्या करते थे कि फंक्शनैलिटी के हिसाब से div को नाम दे देते थे। अगर कोई नैव बार का कंटेंट है तो उसको नैव दे देते थे, नैव लिंक्स दे देते थे, वैसे ही यहाँ पे है। तो आप किसी भी तीनों में से कोई एक कीवर्ड सेलेक्ट करें। जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम कैसे करेंगे। हम यहाँ पे आके तीनों में से एक मैं लेट वाला कीवर्ड सेलेक्ट कर देती हूँ और नेम की जगह मैं इसको जो है ना वो कह देती हूँ कि यूज़र। अब ये क्या हो गया है कि यूज़र के नाम से मेरी स्टोरेज के अंदर एक कंटेनर बन चुका है, क्योंकि वेरिएबल बन गया ना, अब ये वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। तो जब वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है तो उसी वक्त आपकी मेमोरी के अंदर आपका एक स्टोरेज बॉक्स जो है वो बन जाता है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, बाद में डाटा को स्टोर कर सकते हो। अब डाटा इसमें ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े नंबर्स हों, इसमें डाटा क्या होता है आपके पास, आप कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। जैसे यूज़र है तो मैं यहाँ पे आकर यूज़र का नाम जो है वो हमजा स्टोर करवा देती हूँ। तो अब ये क्या है कि मेमोरी के अंदर जो एक कंटेनर बना था उसके अंदर डाटा क्या आ गया है, अब हमारे पास हमजा, ठीक है। ये आपके पास एक छोटा सा तरीका होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। एक दूसरी टर्म आपके पास यूज होती है वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइजेशन कहा जाता है जिसको, ठीक है। अब ये क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है कि जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है तो उस वेरिएबल के अंदर आप कोई डाटा भी स्टोर करवाओ। जब आप वेरिएबल के अंदर कोई डाटा स्टोर करवाते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इनिशियलाइजेशन। जैसे आपने यहाँ पे ये जो वेरिएबल का कीवर्ड सेलेक्ट किया और उसके बाद वेरिएबल को नाम दिया, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन, ठीक है। इसके बाद आपने जैसे ही इक्वल लगाया, इक्वल का क्या मतलब है कि यूज़र के जो वेरिएबल बना है उसके अंदर हम कोई चीज़ स्टोर करवाने लगे हैं।
और जो चीज़ है उसका नाम क्या है, हमजा। तो क्या किया, ये जो इज इक्वल के बाद वाला काम है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इनिशियलाइजेशन। के वेरिएबल के अंदर अब हम कुछ स्टोर करवाएंगे, तो जो स्टोर करवाने का प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है, इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन की समझ आ गई। चलें आगे, जैसे मैंने बताया है, मैंने कल सुनना भी है, ठीक है। और अब ना आया तो फिर आप लोग जरा घर से तैयारी करके आइएगा जी मैंने। अच्छा, अब तीनों कीवर्ड्स हैं हमारे पास, लेट, वेर और कॉन्स्ट। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है कि वेरिएबल ही बनाना है लैपटॉप के अंदर और डाटा स्टोर ही करना है मेमोरी के अंदर, तो फिर लेट, वेर और कॉन्स्ट तीन तरीके क्यों? कोई एक भी होता तो काम चल ही जाना था, लेकिन तीनों की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब वो देखते हैं इन तीनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। हमने सबसे पहले वेरिएबल कीवर्ड लेना है, इसके बाद हम कोई भी नाम दे देते हैं, मैं इसको नैवबार का नाम दे देती हूँ। ये प्रोसेस मेरा क्या कहलाएगा, डिक्लेरेशन। इसके बाद इज इक्वल लगा के मैं इसमें जो है ना वो कोई नंबर स्टोर करवा देती हूँ, ये क्या होगा, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, यानी इसकी इब्तदाई वैल्यूज, ठीक है। स्टार्टिंग में इस कंटेनर के अंदर क्या पड़ा हुआ था, इनिशियलाइजेशन, ये वो आएगी। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या किया, स्टोर अपने मेमोरी के अंदर एक वो बना लिया कंटेनर नैव बार के नाम से, और उसके अंदर वैल्यू मैंने क्या स्टोर करवा ली, 1 2 3। अब मैं दोबारा क्या करूं, अगर मैंने चेक करना है कि भाई अच्छा नैव बार के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कंसोल डॉट लॉग और जो मेरे वेरिएबल का नाम है मैं उसको डायरेक्ट यहाँ पे आकर कॉल कर देती हूँ, कंट्रोल V, ये सिर्फ भी कॉपी हुआ था, अच्छा कॉपी, और इसके अंदर आकर पेस्ट कर। अब अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँगी ना तो मुझे नैवबार के अंदर जो 1 2 3 है ना वो यहाँ पे मिलेगा, ये रहा, ठीक है। इस तरह से आप अपने वेरिएबल्स को कॉल करके उनकी वैल्यूज़ का पता लगा सकते हो। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मेरी मेमोरी के अंदर नैवबार के नाम से एक जो कंटेनर है, एक स्टोरेज बॉक्स है, वो बन चुका है। क्या मैं नैवबार के नाम से दोबारा स्टोरेज बॉक्स अपनी मेमोरी में बना सकती हूँ, एक नाम से दो दो बॉक्सेस? यहाँ पे आती हूँ, लेट, दोबारा से लिखती हूँ नैवबार। अब इसकी जो वैल्यू है ना XYZ रख देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल एंटर, कंसोल, और नैवबार को जो है ना वो मैं दोबारा से खोल कर, अगर आप देखो यहाँ पे इसने इंडिकेट कर दिया क्या, एरर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे जाऊँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंटेक्स एरर, यानी लिखने के तरीके में गलती है। सिंटेक्स एरर जब आएगा तो इसका ये मतलब होता है ना कि लिखने के तरीके में आपने कोई गलती की हुई। वो कह रहा है कि आइडेंटिफायर नैवबार, ठीक है, ये जो आपने आइडेंटिफायर बनाया हुआ, जो वेरिएबल बनाया है नैवबार, हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, कि ये तो पहले से ही बना हुआ है। और आगे वो बता भी रहा है एट index.js फाइल का नाम और लाइन नंबर 22 जहाँ पे आपका एरर है। तो ये रहा लाइन नंबर 22 और index.js की फाइल। अब एक चीज़, उसने लाइन नंबर 19 पे एरर क्यों नहीं कहा, उसने कहा है कि लाइन नंबर 22 पे एरर, क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर पर ये जो है वो यहाँ पे आकर आपके पास रिपीट हुआ, तो एरर इसकी वजह से आया, इसकी वजह से एरर नहीं आया। तो ये बात क्लियर हुई कि लेट के केस में आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। रीडिक्लेयर का ये मतलब है ना कि एक नाम से दोबारा वेरिएबल बना देना, रीडिक्लेयर, तो आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। उसके बाद चेक करते हैं क्या हम लेट को री इनिशियलाइजेट कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब यही था ना कि वेरिएबल को वैल्यू दे देना, ऐसा ही है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको हटा देती हूँ, अब जस्ट अपने वेरिएबल को कॉल करती हूँ। अब वेरिएबल को कॉल करने का तरीका यह है कि जो आपके वेरिएबल का नाम है आप उसको लिख दें, और उसके बाद आपने जो भी काम करना है आप उसके साथ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर दोबारा से वैल्यू जो है ना वो स्टोर करवानी, और आपकी दफ़ा XYZ, ठीक है। और ये जो कंसोल लिखा हुआ है ना, मैं इसको नीचे ले आती हूँ। अब मुझे बताएं क्या ये काम हो जाएगा हमारा? ब्राउज़र पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, 1 2 3 या XYZ? XYZ क्यों? दूसरे नंबर पर है, ठीक है, एंड पे है। तो अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा XYZ, यानी हम
वेरिएबल की वैल्यू, लेट के केस में वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ऐसा ही है। यानी हम री इनिशियलाइजेशन जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं लेट की जगह यहाँ पे यूज कर लूँ वैर, अगला कीवर्ड हमारा वैर ही है ना, इधर आके वैर यूज करते हैं। वैर मैंने एक वेरिएबल बना लिया नैव बार के नाम से, वैल्यू चेक कर लेते हैं ब्राउजर पे आ रही होगी 1 2 3, कोई फर्क नहीं हुआ। ये भी बनाएगा कंटेनर ही, लेकिन इनका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का क्या होता है, फर्क होता है। अच्छा, यहाँ पे आकर मैं करती हूँ दोबारा से वैर, और मैं लिख देती हूँ नैव बार, और अगर मैं इसके अंदर करवाऊँ ये कोई रैंडम नंबर, तो क्या लगता है हो जाएगा काम? एक नाम से 2 कंटेनर बन जाएंगे वैर में? नहीं बन जाएंगे। अगर आप यहाँ पे आओ तो ये काम हो रहा है, कोई एरर देखने को मिल रहा है? नहीं। वैर आपका जो है ना वो लूज, इसको कह सकते हैं कि इसमें जो है ना रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। इसमें क्या है कि आप एक नाम से दो से ज़्यादा भी वेरिएबल जो है वो बना सकते हो अपनी मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब अगली चीज़ चेक करते हैं, क्या हम इसमें वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते, री इनिशियलाइज कर सकते हैं कि नहीं। अब लेट वैर के केस में हम वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं, यानी एक नाम से 2 वेरिएबल बना सकते हैं। क्या री इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी पहले से मौजूद वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं? चेक करते हैं। नैव बार वैसी कॉल की और इसके अंदर वैल्यू क्या है, अब एक्स वाई जी, सेव करते हैं तो ये रहा, आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। पहले यहाँ पे वो रैंडम सा नंबर आ रहा था जो हमने लिखा हुआ था ये, लेकिन जब मैंने ये किया तो उसने क्या किया, पिछले को ओवरराइट कर दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया, एक्स वाई और जी। यानी वैर के केस में आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर भी कर सकते हो और री इनिशियलाइज भी कर सकते हो। लेकिन लेट में क्या था, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेकिन री इनिशियलाइज कर सकते हैं। कॉन्स्ट में देखते हैं, कॉन्स्ट में क्या लगता है। अच्छा जी, कॉन्स्ट नैव बार के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया, इसकी वैल्यू 1 2 3 कंसोल करेंगे तो 1 2 3 हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। रीडिक्लेरेशन चेक करनी है तो मैं इसको हटाती हूँ और चेक करें। इसको भी मैं नाम दे देती हूँ कॉन्स्ट का। ओहो, कॉन्स्ट देख के ही पता चल गया एरर है। और अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो फिर क्या है, लिखने के तरीके में गलती है। आइडेंटिफायर नैव बार ऑलरेडी बीन डिक्लेयर एट index.js लाइन नंबर 19। तो लाइन नंबर 19 पे एरर है जी, हम वैर को भी कॉन्स्ट को भी रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। री इनिशियलाइजेशन चेक करते हैं, नैव बार को दोबारा कॉल करते हैं, उसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, एक्स वाई जी, हो जाएगा? नहीं होगा। देखो अब क्या कह रहा है, टाइप एरर, ठीक है। अब क्या है, इसकी टाइप का एरर है और वो क्या कह रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। भाई आप किसी कांस्टेंट को वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हो। अब कांस्टेंट क्या होता है, अनचेंज जो रहता है, जो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो होता है आपका कांस्टेंट। और अभी आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। तो कॉन्स्ट के केस में ना ही आप रीडिक्लेरेशन कर सकते हो ना ही आप रीइनिशियलाइजेशन कर सकते हो। जो एक दफ़ा बन गया वो ही बन गया। आप उसको अपडेट कर सकते हो लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हैं आपके 3 वेरिएबल्स। इनको आप ज़रा मज़ीद एक्सप्लोर करके आइएगा कि क्यों जब अच्छा, सबसे पुराना जो कीवर्ड है ना वो आपका वैर है, ठीक है। सबसे पहले वैर ही होता था, लेट और कॉन्स्ट नहीं होते थे। ये 2015 में जब जावास्क्रिप्ट में अपडेट्स आई, ES6 जिसको कहा जाता है ECMAScript 6, तो उसमें जो है ये लेट और कॉन्स्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। इससे पहले ये नहीं थे। तो लेट और कॉन्स्ट जो है क्यों ज़रूरत पड़ी, जब वैर था, वेरिएबल बन रहे थे, तो क्यों लेट और कॉन्स्ट की ज़रूरत पड़ी। उसकी वजह ये थी कि लेट जो है को वैर जो है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। आप एक ही नाम से मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते थे, उनकी वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते थे। अब डेवलपर जो है एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है, कितने कितने दिन लग जाते हैं, अब उनको भूल जाता है, हमें भी भूल जाता है कि हमने ऊपर जो क्लास दी हुई थी हम नीचे दोबारा दे देते हैं। जब CSS की प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं तब पता चलता है कि ये तो गलत क्लास है, ऊपर दी हुई है पहले से, ऐसा ही है।
तो वेरिएबल में भी ऐसे ही होता था, डेवलपर एक वेरिएबल का नाम रख के उसके अंदर नंबर रख देते थे, दूसरा वेरिएबल कई दिनों बाद दोबारा काम करना, उसी नाम से वेरिएबल बनाना और उसके अंदर स्ट्रिंग रख देनी। जब एंड पे फाइनल रिजल्ट आता था तो वो क्या होता था, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट या एरर आ जाता था। तो बाद में पता चलता था कि ओहो हमने वेरिएबल को रीडिक्लेयर किया हुआ है। तो इससे क्या होता था, प्रोडक्शन में लेट होती थी, यानी जो उसको एरर हैंडल करने में टाइम लग जाता था। तो इसलिए उन्होंने जो है ना लेटर कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस करवाया कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आपने कोई वाकई कांस्टेंट चीज़ रखनी है, यानी ऐसा वेरिएबल रखना है जिसको आप चेंज ना कर सकें, तो आप लेटर कॉन्स्ट को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप वैल्यू भी चेंज नहीं करना चाहते तो फिर आप कॉन्स्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करिएगा, इनमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं आप लोग करके आइएगा और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताइएगा आगे कि मीन्स हमने ये चीज़ें जो है वो इसमें देखी है। तो आप लोगों ने इसको करना है, मैं आप लोगों से पूछूंगी भी, और एक आप जो है वो असाइनमेंट ले लें। इसमें दे दूँ, इसमें कर देना, ठीक है। चलो अच्छा जी, ये की हुई है पहले वेबसाइट। अच्छा, ये इसका यूएस से नीचे आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे ही लाना है इसको, ठीक है, ये नीचे ना आए, ये जो है। अच्छा, ये वेबसाइट है, ये बनाइए इसमें। अच्छा देखें, ओवर होता है तो ये इस तरह से जो है ना वो चेंज होता है, ठीक है। और ये रहा, और ये जो नीचे से ऊपर आया ना, ये जावास्क्रिप्ट का काम था, लेकिन ये जो है ये आपका HTML का और CSS की ट्रांजिशंस का ही है। होवर करने पर ये इस तरह से बॉर्डर आ रहा है इसके। अच्छा, ये रहा कार्ड्स आपके, वही ये 6 कार्ड हैं, आप एक ही बना के 4-5 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर देना इसको। और ये रही थी, होवर करने पर इस तरह से एक तो इमेज का कलर ऊपर ब्लैक आ जाता है और ये भी शो होता है और उसके ऊपर ये भी शो हो जाता है, ठीक है, ये देख लें। उसके बाद इसको नीचे करते हैं, तो ये जो काउंटर है ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होगा, लेकिन आपने अभी इसका डिज़ाइन बना लेना है, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे तो ये इमेजेस, तो इसके ऊपर जब क्लिक करें ना तो ये इमेजेस रोटेट हो जाए, यानी 180 पिक्सल तक, 180 डिग्री तक रोटेट हो जाए, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में ये आई थी ना रोटेट होके ऐसे थोड़ी सी, तो वैसे ही ये हों, जैसे ये नीचे वाली आई है अभी, आप देखें शायद इससे नीचे कोई हो नहीं है। तो ये थोड़ी सी आपने, और ये कलर आपको पता है कि आपने कैसे सेट करना है। ओवर ये इस पर ये लगा देना कि ओवर करने पर ये थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा इफेक्ट आए इसके ऊपर, ये जो सर्कल्स है। इसके बाद ये भी वैसे ही वही ऊपर वाला एक बन जाएगा तो नीचे वाले खुद ही बन जाएंगे, ठीक है। ये वाला रहा, ये पोजीशन एब्सोल्यूट देकर इसको बाहर किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आएगा इस तरह, ये जावास्क्रिप्ट का काम है, खुद ब खुद ये ट्रांसलेट होता जा रहा है। ये कार्ड ये होवर करने पर ऐसे आ रहा है, और ये रहा। अच्छा जी, गेट स्टार्टेड है, और ये फुटर रहा आपका। और अच्छा, यहाँ पे एक इमेज को देखें आप ज़रा कि ये क्या काम हो रहा है कि इमेज पीछे फिक्स है और ऊपर ये चल रहा है। तो बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन जो है उसकी आपने क्या कर देनी है, फिक्स कर देनी है, ठीक है। तो ये वाला भी साथ, ये देखें आप, इसमें सिर्फ ये चीज़ चेंज है, बाकी सारे का सारा ये पीछे वाला होम पेज के अंदर आपने सेक्शन बनाया हुआ है। ये नीचे है आपका, कहाँ चले गया वो, ये वाला, ठीक है। यही वाला एग्जैक्ट आपने जो होम में बनाया हुआ वही जाकर आपने सर्विसेज में पेस्ट कर देना है, और नीचे आपका फुटर तो वैसे ही रहना, और ये भी सेक्शन आपका वैसे ही है। इसी तरह से अबाउट है, आप इसको कंप्लीट करेंगे तो फिर ही आप किसी को मतलब वो दिखा सकते हैं ना, ये भी आपका उसके अंदर है, होम के अंदर सेक्शन। जब आप सर्विसेज वाला बना लेंगे सेक्शन, तो वही सेक्शन आपका यहाँ पे खोल होगा, सिर्फ टाइटल चेंज हो जाएगा। बाकी ये एक सेक्शन इसमें शायद नया है, बाकी ये हैप्पी कस्टमर ये तो पीछे से ही आ रहा है, और ये जो अगर बन गया ये वाला तो सेम एग्जैक्ट ये भी वैसा ही है, ठीक है। इमेज चेंज हो रही है बस, बाकी ये पीछे वाला ही कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये वेबसाइट जो है ना आप लोगों ने कंप्लीट करनी है और फिर इसको रिस्पॉन्सिव भी करके लाना है।
ठीक है, तो ये रहा जी रिस्पॉन्सिव करने का काम मेरा। ठीक है, ज़्यादातर कार्ड ही हैं तो ये फ्लेक्स रैप ही लगेगा या फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लगेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से। और जो फुटर है उसको आपने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देना है छोटी स्क्रीन पर जाकर, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और विड्थ जो है 100% कर देंगे। तो थोड़ी इस पर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो आप लोगों का जो है ये काम हो जाएगा। और मैं इसका जो है ना वो भेज देती हूँ आप लोगों को लिंक, कॉपी, और व्हाट्सएप पे जाते हैं और ये एंड पे स्लैश लग गई है, ये पता नहीं, मैसेज एडिट करते हैं। सैटरडे तक ये काम होना चाहिए, अगर ना हुआ तो कोई भी आपका जो एक्सक्यूज़ है ना वो काबिल बर्दाश्त है। और अपनी क्लास में अटेंडेंस को यकीनी बनाएं। अगर आप लोग क्लास में नहीं आते तो नेक्स्ट वीक से शायद आप लोगों का जो है ना वो अटेंडेंस का सिस्टम चेंज हो जाए और फिर आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा सर्टिफिकेट के लिए कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाए। ठीक है, तो इसको जो है वो आप करें। हम्म 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 CSS नहीं लिंक, यहाँ पे CSS नहीं लिंक आप